वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर। ओके, इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरा विज्ञान मिला के क्वेश्चन रहेगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, ये सभी विषय जो विज्ञान के हैं वो शामिल रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो टोटल 40 है। ऐसा 5 मॉडल पेपर आएगा, विज्ञान का 5 मॉडल पेपर आएगा। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी 5, हिंदी का भी 5, इंग्लिश का भी 5, मतलब कुल मिला के सभी विषयों के 5-5 मॉडल पेपर आपके इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ओके, तो इसका लाभ अधिक से अधिक उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को नोट करके रिवीजन कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, और मैं पूरा यकीन से ये बात बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के क्वेश्चन मिक्स हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मलेरिया किस तरह का जीव है, तो कैसा है? परजीवी। ठीक, अब उसमें भी आपको पूछा है कि यह कौन सा परजीवी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, केवल प्लाज्मोडियम लिखा है तो आप केवल प्लाज्मोडियम को ही टिक कर दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन है, तो 5 मॉडल पेपर में 200 क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इन क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। आज का ये आपका पहला क्लास है। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, किस तरह की ऊर्जा? तो उत्तम ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोमास। सबसे पहले ये समझ जाइए कि उत्तम ऊर्जा किसे बोलते हैं? तो जो कम प्रदूषण करता हो, जो प्रदूषण, पॉल्यूशन कम करे, उसे हम बोलेंगे उत्तम ऊर्जा का स्रोत। तो सबसे कम जो प्रदूषण करता है वो है बायोमास। ठीक है, बाकी ये सभी कोयला को भी जलाएंगे तो धुआं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, लकड़ी को भी जलाने से ज़्यादा धुंध होता है, और पेट्रोलियम, ये सब तो ऑलरेडी पॉल्यूशन वाले ही चीज़ हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बायोमास। ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाते हुए चलूँगा जहाँ तक संभव होगा, ऐसा नहीं कि आए या क्वेश्चन को टिक करते हुए चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पता है तो ये निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे बता दूँ कि सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप लिखते हैं 2, 8। ठीक है, 2 8 कितना हुआ? 10। तो और कितना हमको चाहिए? 6। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। 2, 8, 16 और 32 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है। ठीक है, SPDF ये एलिमेंट हैं, फिर ग्रुप जो है, फिर पीरियड है, ये सब में कितने क्या होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, तो हम लोग करते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या का बाहरी विन्यास पूछे, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर उसका आपको परमाणु संख्या पता है कि वह कितने नंबर पे मौजूद है आवर्त सारणी में, यानी पीरियोडिक टेबल में, तो सल्फर शामिल है, उपस्थित है 16 नंबर पे। तो इसका विन्यास होता है 2, 8, 10 हुआ, और बचा कितना? 6। तो 2, 8, 10, 10 और 6, 16।
तो ये जो बाहर में बचा यही हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? मानव हृदय में, ठीक है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या पूछा है, तो सही जवाब है 4। 2 आलिंद और 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, 2 आर्टिकल प्लस 2 वेंट्रिकल्स। और याद रखिएगा, एकमात्र मगरमच्छ ही ऐसा जानवर है जिसके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और एक्सेप्शन में याद रखिएगा, अगर आ जाए कि वह कौन ऐसा जानवर है जिसका हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है या जिसके हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो वह है मगरमच्छ। मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 आर्टिकल्स एंड 2 वेंट्रियम। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, कवक में जो पोषण की विधि है वो अपना पोषण किस विधि से प्राप्त करता है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कवक है जो मृतजीवी के माध्यमों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? याद रखिएगा, संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। तो आपको बताना है कि कौन इसमें असंतृप्त है, तो वो है C2H4। ठीक है, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आएंगे जो याद कर लेने हैं विशेष तौर पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। तो प्लस में किसका होता है? तो प्लस में देखिए पूछा है किस लेंस की, लेंस में पूछा है तो उत्तल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस तरह का दोष? तो दीर्घ दृष्टि। मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, और नज़दीक दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, उल्टा होता है। तो दीर्घ मतलब दूर का, तो दूर का जो कभी भी दोष बोले तो समझिए कि नज़दीक का हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें किस तरह का लेंस इस्तेमाल होता है? तो उसमें इस्तेमाल होता है उत्तल लेंस। और ये सब ज़्यादा 45 प्लस वाले लोगों में पाया जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आजकल के छोटे छोटे लड़कों में ही इसका जो कमी है वो देखा गया है। ठीक है, बट ज़्यादातर 45 प्लस वाले जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं उनको ये चश्मा उत्तल लेंस वाला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम पे पूछा है। अगर एल्युमिनियम के जगह पे यहाँ जिंक रहता, जिंक मतलब जस्ता, अगर एल्युमिनियम के जगह पे जस्ता रहता, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ बता दे रहा हूँ, आपके लिए प्लस पॉइंट है। जस्ता रहता तो जस्तीकरण हो जाता, लेकिन एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए जो सही आंसर है वो है एनोडीकरण। क्लियर, जस्ता रहता तब जस्तीकरण, एल्युमिनियम है तो देखिए ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ठीक है, कौन सा व्यापारिक मात्रक? वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक मात्रक पूछा है और इन क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो व्यापारिक मात्रक जो है वो है यूनिट। आप देखते हैं कि हमारे घर में जो बिजली का मीटर लगा होता है उसमें जो रीडिंग बताता है वो कितना यूनिट उठा, इस तरह बताता है। तो वहीं व्यापारिक
यूनिट हुआ, सॉरी व्यापारिक मात्रक हुआ। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, मतलब जो नॉर्मल आँख है हम लोगों का वह कितना दूर देख सकता है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत। दूर पूछा है, नज़दीक नहीं। दूर पूछे तो हमारा जो आँख का क्षमता है वो है अनंत। बस सीधा होना चाहिए, अगर रास्ता मुड़ गया तो दीवार में छेद करके हम लोग थोड़ी देखेंगे। तो इसका सही जवाब है अनंत, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन का जो परमाणु आबंध होता है तो उसमें दो परमाणु हैं, ठीक है, तो उसके बीच में कितने आबंध बनेंगे? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एक आबंध, सिंगल बॉन्ड। ओके, ये सॉरी। नेक्स्ट, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, फूड चेन। फूड चेन का नाम सुने होंगे, आहार श्रृंखला। घास, गेहूं, आम, घास बकरी और मानव, बकरी गाय और हाथी, या घास मछली और बकरी। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन ए को देखिए। क्या घास को गेहूं खाता है? नहीं, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, घास को बकरी खाती है? हाँ खाती है। और बकरी को मानव खाता है? हाँ खाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक, दूसरा तीसरा चेक कीजिए, बकरी गाय को खाती है या गाय बकरी को खाती है? नहीं, तो ये भी कट गया। घास मछली खाता है? नहीं, तो आपका जवाब हो गया एक, ऑप्शन बी। इस तरह एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन हल किए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ठीक है, कार्य नहीं करता है। अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण? तो राइट आंसर अंडाशय। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? मतलब इन चारों में से कौन सा सबसे अधिक रिएक्टिव है, अभिक्रिया करता है? तो कौन है? C2H4। ओके, नेक्स्ट, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य, मतलब पीछे का दृश्य, दर्पणों के रूप में किया जाता है? मतलब उसका इस्तेमाल हम लोग पीछे की वस्तु देखने के लिए करते हैं। कहाँ? वाहन मतलब गाड़ी में। तो किस तरह का? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। मैं बीच बीच में इंग्लिश भी आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश आसान पड़ जाता है हिंदी के तुलना में। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी आती है? ह्रास मतलब कमी। उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं? तो वो प्रक्रिया है अपचयन। अपचयन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो और ऑप्शन सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने साइंस थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन जो घटक है, कारण है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2। नेक्स्ट, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? विच सीक्रेटेड बाइल जूस? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? पीत रस को कभी कभी आपके एग्जाम में याद रखिएगा बाइल जूस भी दे देगा। तो बाइल जूस कौन स्रावित करता है? तो यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, इसलिए दोनों तरह से तैयारी मजबूत रखिए। नेक्स्ट,
कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल की प्रकृति। ये वंशागत नहीं है। ये 80% केस में होता है कि जैसे पिता का बाल अगर झड़ रहा है तो लड़के का भी बाल झड़ेगा। बट मैं आपको एक्सेप्शन बता दूं कि मेरे घर में सबका बाल झड़ा है लेकिन मेरा बाल नहीं झड़ा है। तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़्यादातर होता है बट नॉट श्योर। ये कंपलसरी नहीं है कि सबका बाल झड़ा है तो आपका भी झड़ेगा ही, अगर आपने सही से उसकी देखभाल की है। और ज़्यादा ये सब मार्केट में जो हेयर शॉर्ट्स आजकल लड़के मरवा रहे हैं, सेट जेल लगा रहे हैं, तो ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बाल चौपट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? मैंने कहा था कि क्वेश्चन आगे आएगा, हम लोग कर लेंगे। 7, 8, 9 या 18 समूहों की संख्या पूछा है, ग्रुप। और दूसरा होता है पीरियड। तो यहाँ पे हमको ग्रुप पूछा है, तो ग्रुप होते हैं 18। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज में ये समझ में आ गया कैसे? ग्रुप मतलब समूहों, और समूह कितने होते हैं? 18 समूह। नेक्स्ट, ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अब ऑप्शन सुनिए, 4, 6, 8 और 12। अगर जिस लड़के को ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6। इसमें पूछा है ऑक्सीजन का कितना परमाणु, तो ऑक्सीजन पे देखिए कितना है, O6, तो हो गया 6, काम खत्म। इसीलिए फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा है, सोडियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ग्लूकोज हुआ, शुगर हुआ, चीनी या नमक हुआ, ये सब का याद कर लीजिएगा। साधारण नमक का फॉर्मूला तो इतना बार पूछा है, इतना बार, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये इतना बार पूछ दिया है ना बिहार बोर्ड आपका एग्जाम की, मतलब एकदम क्या हम बताएं। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। तो ऑक्सीजन पूछा है तो 6, हाइड्रोजन पूछता तो 12 और कार्बन पूछता तो 6। नेक्स्ट, शुद्ध जल का pH मान होता है 6, 7, 8 और 9। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो शुद्ध जल का मतलब साफ जल, तो उसका होता है 7। नेक्स्ट, किस वर्ण का यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ। वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा होता है? लाल, नीला, पीला या बैगनी? तो होता है लाल का। ठीक है, और इसी वजह से सुबह में देखोगे तो सूर्य ढलने के बाद भी हमें लाल आसमान थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, और सुबह में भी। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या डी, इनमें से कोई नहीं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वो संकेत करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। किस चीज़ के रूप में? ईंधन। तो ईंधन के रूप में इथेनॉल। ट्रिक सुनिए, ई से ईंधन, ई से इथेनॉल। क्लियर हो गया? ट्रिक जिंदाबाद। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? अब यहाँ समझ जाइए, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्षार।
अगर पूछ देता नीला लिटमस को लाल करता है, नीला को लाल, तो आप लोग लिखते हैं अम्ल। अम्ल नीला को लाल करता है, ठीक है, और क्षार लाल को नीला करता है, उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो ली जाती है ऋणात्मक, मतलब निगेटिव। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि आप देखते हैं कि कोक जो आता है, कोक समझ ही रहे हैं, थम्स अप, कोक, ये सब, या बहुत सारे मार्केट में वाइन भी हैं, वो डब्बे में आते हैं, टीन वाले डब्बे में। क्यों जिंक वाले डिब्बे में क्यों नहीं आते हैं? तो याद रखिएगा, मार्केट में हम लोग तो हरदम कोक पिए होंगे, लेकिन ये चीज़ के बारे में हम लोग सोचे नहीं कि एल्युमिनियम के डब्बे में ही क्यों आता है। तो इसका सही जवाब जो है वो है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन जो है, जो कोक है, उसके साथ अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, लेकिन अगर जिंक रहता तो वो जल्दी अभिक्रिया कर जाएगा, इसीलिए जिंक के जगह पे टीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है? तो आपको पता है आँख है, नाक है, सॉरी कान है, आँख है, नाक है, लेकिन दिमाग नहीं है। ये संवेदी ग्रह सॉरी अंग नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिमाग। नेक्स्ट, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजिता प्रतिरोधी का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कुल प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब प्लस होता है। नेक्स्ट, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, या डी उपरोक्त सभी। तो समजात जो अंग है वो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, मतलब आगे वाला जो दो। नेक्स्ट, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, मतलब इंडिकेट करता है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर आई, या भी आई स्क्वायर? तो आपने ये पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करती है, मतलब घूर्णन करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधा, या 1/4? तो कितने के बाद परिवर्तन होगा? तो आधा। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है, मतलब रीजेनरेशन? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजेनरेशन, मतलब वो चीज़ हटने के बाद पुनः फिर जन्म ले लेता है। जैसे छिपकली का पूंछ आप लोग देखते हैं, कभी कभी कट के गिर जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वह जन्म ले लेता है, तो ये पुनरुत्थान का उदाहरण है। उसी तरह इसमें बताना है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है हाइड्रा में पुनरुत्थान की क्वालिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव मतलब जो कभी भी सड़ता गलता नहीं है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब है थर्मोकोल। थर्मोकोल कभी भी सड़ता गलता नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर प्रयास करना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो वातावरण को प्रदूषित न करे और कुछ समय के बाद वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाए।
ताकि उससे हमारा पर्यावरण दूषित न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल इफेक्ट, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों ये करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, पुष्प, पुष्प मतलब फूल का नर जननांग क्या कहलाता है? मतलब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमेन, मतलब पुंकेसर। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2, CaCO3 या CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी, CaOCl2। ओके, विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा, कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब उसके वजह से गंगा में प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ा धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, या डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। अब देखिए ऑप्शन को देखिए, समझिए, ये किताब उताब से संबंधित नहीं है, ये लॉजिक पे संबंधित है। कपड़ा धोने से तो होगा ही, तो ये ऑप्शन इसी तरह हट गया। शव को बहाने से गंगा जी का प्रदूषण बढ़ता ही है, और अपशिष्ट उत्सर्जन से भी होता ही है। तो ये तीनों ऑप्शन जब कट गया तो बचा ये गंगा में मछली पालने से गंगा जी दूषित होती हैं। पूरा गंगा जी में मछली ही तो भरा है। तो दोस्तों आज का हमारा सुपर 40 क्वेश्चन कंप्लीट, ये मॉडल पेपर 1 था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई क्लास 9 में होगा तो उसको बताइएगा कि उसके लिए भी मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। ठीक है, 2 मॉडल पेपर क्लास 9 वालों के लिए। क्लास 10th का आज स्टार्ट हो गया और प्रत्येक विषय के 5 मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे। 5 विज्ञान, 5 सामाजिक विज्ञान, 5 मैथ्स, 5 इंग्लिश, 5 हिंदी, ऐसे करके। ठीक है, और 12th वाले जो हैं उनको भी बताइएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और एक बात बहुत ज़रूरी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ और कब नहीं। इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में कि सभी लड़के अच्छे से पढ़ पाएँ। तो मिलते हैं कल मॉडल पेपर 2 के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।